जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज एक्सरसाइज 4.4 का जो एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा था, क्वेश्चन नंबर 4, कल मैंने उसे होमवर्क के तौर पे दिया था। आज हम उसको एक बार करने की कोशिश करते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.5 से रिलेटेड बातें जानेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने कल एक बात ये पढ़ी थी कि कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम, यानी पंक्ति या स्तंभ कोई सा भी है, अगर हमें उसके अवयवों का प्रयोग करके सारणी की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैं मान के चलूँ, पहले वाले को पकड़ लेता हूँ, तो ये पहला अवयव कौन सा होता है? A11, फिर होता है हमारे पास में A12, फिर होता है A13। तो इसी अवयव के सहखंड की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ में कर दी जाए और इन सबको आपस में ऐड कर दिया जाए, तो यही तो सारणी की वैल्यू होती है, यही तो किसी सारणी की वैल्यू होती है। तो यहाँ हमें कौन सा पकड़ना है? तीसरा पकड़ना है। तो देखो, तीसरा स्तंभ जब हम पकड़ेंगे तो तीसरे स्तंभ का पहला अवयव क्या है हमारे पास में? पहला अवयव है हमारे पास में y। तीसरा स्तंभ यही तो पकड़ना है, yz। अब देखो, yz जब हमने पकड़ लिया तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? z माइनस वाई, यही तो होना चाहिए, z माइनस वाई ही तो होना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा वाला अवयव पकड़ेंगे तो दूसरा अवयव हो जाएगा हमारे पास क्या? सॉरी, ये वाला जब मैं पकड़ूंगा तो ऐसे कर लो, एक मिनट। सबसे पहले इन अवयवों के सहखंड निकाल लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये कौन सा वाला अवयव है हमारे पास में? A1 और 3, ये A13 तो है। A13 जब निकालेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी कि z माइनस वाई आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे A, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? 23। A23 जब मैं निकालूंगा तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि z माइनस एक्स। लेकिन 23 है तो विषम है, और विषम होने की वजह से इसके आगे क्या लग जाना होगा? माइनस। तो ये ओवरऑल बन जाएगा हमारे पास में माइनस का z प्लस का x। बात क्लियर हो रही होगी। उसके बाद हमें निकालना है नीचे वाला, जो कि हो जाएगा A33। A33 ये, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा y माइनस एक्स। हमने सारे के सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब चूंकि हमें मालूम है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होने वाला है, फॉर्मूला ये होने वाला है A13 A23 A23 A33 A33, यही तो होने वाला है। अब हम सारे के सारे एलिमेंट रख देते हैं। A13 की जगह क्या है? YZ। A13 की जगह क्या है? Z माइनस वाई। इसकी जगह हमारे पास में क्या है? ZX। और इसकी जगह हमारे पास में क्या है? माइनस Z प्लस एक्स, या x माइनस Z, कुछ भी लिख लोगे, है नहीं। और इसके बाद में A33 की जगह हमारे पास में क्या है? XY। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? y माइनस एक्स। इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जगह? YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो Z स्क्वायर एक्स, और माइनस का यहाँ हमारे पास, यहाँ प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर Z, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा XY स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर y। बात क्लियर है? अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे हम इसको। एक x स्क्वायर, तो अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? YZ से, यहाँ से मुझे बनाना है, क्या बनाना है? इसने कैसे कैसे कॉमन लिया है, क्या करना चाह रहा है ये? इसने ये वाले जो दो वाले अवयव है ना, इन दोनों से ये क्या कह रहा है? माइनस का YZ कॉमन ले रहा है। यहाँ से अगर हम माइनस का YZ कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से देखना क्या बनने वाला है। माइनस y चला गया होगा, यानी माइनस चला गया तो ये वाला अब प्लस बन चुका है, और एक y भी चला गया, z चला गया, तो यहाँ y बच गया, और यहाँ से YZ चला गया और माइनस भी गया, तो ज़बरदस्ती का माइनस ले रहे हो तो माइनस का z बच गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इस वाले को और इसको एक साथ रख लेंगे, इसको एक साथ रख लेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से XY स्क्वायर माइनस का Z स्क्वायर x, इसको एक साथ रख लो, प्लस इन दोनों को एक साथ रख लो, यानी कि x स्क्वायर Z माइनस का x स्क्वायर y। रख लिया हमने। अब देखो क्या होने वाला है, माइनस का YZ ये रहा और y माइनस का Z ये रहा। इन दोनों जगह से क्या हम x कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और यहाँ से x बाहर चला गया तो ये बचा y, ये बचा z। ठीक, अब क्या करना है? इन दोनों जगह से क्या हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से z माइनस वाई बच जाएगा। ये हमारे पास जैसा था वैसा ही रहेगा, y माइनस जेड, और यहाँ x ये रहा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी।
यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो जेड माइनस कितना हो जाएगा बाई। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, जेड माइनस बाई, बाई माइनस जेड। यानी कि ध्यान से देखना, अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में से बाई माइनस जेड कॉमन ले लूँ, यहाँ भी बाई माइनस जेड, यहाँ भी बाई माइनस जेड, और यहाँ जेड माइनस बाई है तो बाई माइनस जेड कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या बच चुका होगा, माइनस बाई जेड। यहाँ हमारे पास बाई माइनस जेड तो निकल गया, ये और यही तो चीज़ें बची हैं। तो जब ये चीज़ें बच रही होंगी तो ये कितना बच रहा है, एक्स बाई प्लस जेड, ठीक हो गया। यहाँ से जब ये निकला है बाहर तो माइनस का कितना बच रहा होगा, एक्स स्क्वायर बच रहा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, अब यहाँ से माइनस का जेड और एक्स माइनस बाई, अब यहाँ से क्या कॉमन ले रहा है, यहाँ से देखो ऐसे ले कर रहा है, वाई माइनस जेड तो ये रहा माइनस का बाई जेड, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, एक्स बाई प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब ये बाई है और ये बाई है, इन दोनों जगह से देखो हमें क्या मिलने वाला है, बाई माइनस जेड तो ये है यहाँ से, और x माइनस, अच्छा इन दोनों जगह से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो z माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो z माइनस एक्स बच जाएगा, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, दोनों जगह से अगर मैं y कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से मेरे पास माइनस का z और प्लस का माइनस बाई कॉमन ले लो। यहाँ से अगर हम माइनस बाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, z प्लस का और x माइनस का। कोई दिक्कत वाली बात क्या है यहाँ से, नहीं। अब देखो क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि बाई माइनस जेड तो ये रहा, यहाँ से जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से कितना बच रहा होगा, यहाँ से बचा होगा एक्स और यहाँ से बचा होगा माइनस का बाई। तो हम इस तीनों चीज़ को जब फाइनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और यही हमारे सारणी का फाइनल आंसर हो गया। बस इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट था चीज़ों को लेकर के कि किसको किसके साथ रखना है। तो बस ये अगर हम एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये हमें करना है, ठीक है। देख लो एक बार, जहाँ जो पॉइंट समझ नहीं आया हो कॉमन लेना वगैरह तो वो पूछ सकते हो फटाफट। अब हम इसे साफ कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.5 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक किताब दिखा दो फटाफट, किताब दिखा दो। देखो 4.5 से रिलेटेड जो भी बातें हैं निकालो भाई फटाफट। जैसे ही एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो रही है उसके जस्ट नीचे लिखा है आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ छोड़ो, आगे के कंपटीशन तक में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एडजॉइंट निकालना और इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालना हमने 4.3.4 में भी सीखा था, लेकिन यहाँ हम इन्वर्स एक अलग तरीके से निकालेंगे। तो एक एक करके बातें सीखते हैं कि आखिरकार एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात जो हम सीखना चाह रहे हैं वो हम आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर यानी इन्वर्स। एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। कल के जो बात पड़ी थी, कल वाली बात थी सहखंड, आज सहखंडज है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इनको इंग्लिश में बोल लो, नहीं तो हिंदी में कंफ्यूज ना हो जाओ। वो कल जो पढ़ा था वो था कोफैक्टर, आज जो पढ़ रहे हैं वो है एडजॉइंट, और ये हमारे पास है इन्वर्स। अब हम दोनों चीज़ों को निकालने की करते हैं कोशिश। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है कि आखिरकार ये क्या होने वाला है। देखो मान के चलो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया और मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान के चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैट्रिक्स हमको दिया है 3/3 का। मैं अगर इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जो मुझे दिया है मैं उसके कोफैक्टर तो बड़ी आराम से निकाल ही सकता हूँ। और कोफैक्टर जो मैंने निकाले, ध्यान से देखना, A11 का कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा A11, इसी तरह A12 का कोफैक्टर आ जाएगा A12। ये एलिमेंट और कोफैक्टर कभी बराबर नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि एलिमेंट का कोफैक्टर मान लो A11 होगा, या मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। तो जो एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर निकले हैं उन कोफैक्टर से क्या बना दो, एक और मैट्रिक्स बना दो। मतलब इसका कोफैक्टर क्या होना चाहिए A11, इसका A12,
इसका A13, इसका A21, A22, A23 और इसका हमारे पास कितना हो जाएगा A31 और A32 और A33। कोई दिक्कत वाली बात क्या? मुझे जो भी मैट्रिक्स मिलेगा मैं उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल दूंगा हर एलिमेंट का, और जो भी कोफैक्टर निकल करके आएंगे उन कोफैक्टरों को उन्हीं अवयवों की पोजीशन पर रख करके एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे। बना लिया। अब जो B निकल के आया था इसका डैश निकालो। B का डैश जब हम निकालेंगे तो क्या बन करके आएगा? A11, A12, A13। डैश निकालना याद है? भूल गए? याद है? तो उसके बाद में A2, हाँ रो कॉलम को चेंज कर देना है दोनों में से किसी एक को। A21 और A23 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 31 और A32 और ये हमारे पास हो जाएगा A33। ये जो निकल करके आया है क्या, ये वाला जो मैट्रिक्स निकल करके आया है, इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A, कि A का जो सहखंडज है वो ये निकल करके आया, यानी B डैश जो है वो कुछ और नहीं है, इसी वाले आव्यूह का सहखंडज है। अभी नंबरों को लेकर जब हम काम करेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। क्या करना है हमें? सबसे पहले जो एक मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकाल देना है, उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है, और जो मैट्रिक्स आए उसका हमें निकाल देना है परिवर्त यानी ट्रांसपोज। और जैसे ही परिवर्त निकलेगा तो वो परिवर्त कुछ और नहीं होगा बल्कि उसी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, नहीं? आगे बढ़ते हैं भाई। अभी सिर्फ सुनते रहो और समझते रहो, बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बातें। ये तो ठीक है, करते हैं इसे साफ। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये हमारा हो गया एडजॉइंट के बाद में। अब देखो एक बात और बता दें, NCERT के जस्ट नीचे के एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 23 को लेकर के एक और छोटी सी बात हमको पकड़ में आ जाएगी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो, और मैट्रिक्स जैसे मान के चलो क्या दिया है हमारे लिए, मैट्रिक्स क्या दिया है बोलना तो? A इक्वल टू क्या है? हाँ अच्छा, A1 सबकी किताबों में 1 दिया है, नंबर दे के दिया है 1 है ना, यहाँ भी 1 ही है। तो देखो 1 करके दिया है, लेकिन वास्तविकता में ये ऐसा है नहीं, मिसप्रिंट है नहीं। एक बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया था A11, A12, A21, A22। ठीक है, हम ऐसा ही लिख लेंगे। अगर मुझे 2/2 का कोई मैट्रिक्स मिले, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स मिल रहा है 2/2 का और मुझे इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना पड़े, इस मैट्रिक्स का अगर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना पड़े तो कुछ नहीं करना होता, कोई कोफैक्टर मत निकालो। क्या करो, इन दोनों की जगह बदल दो। A22 A11 यहाँ आ गया और इन दोनों के साइन बदल दो, -A12 और माइनस का A21, और ये डायरेक्ट हमारा क्या निकल गया भाई? डायरेक्ट ही हमारा एडजॉइंट निकल गया। बात पकड़ में आई क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 2, 3, 4 और 7, और मुझे इसका भाई 2/2 का मैट्रिक्स है, मुझे इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों की जगह बदल दो, 7 और 2 यहाँ जाएगा, -3 -4 आंसर। एडजॉइंट निकालने का सिर्फ 2/2 में ये तरीका काम करेगा। बात पकड़ में आई? ठीक, ये तरीके इसलिए काम करेंगे, जैसे मान के चलो अगर हम 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया पेपर में तो हम आसान से काम निपटाएंगे, क्योंकि 1 नंबर के आंसर में या तो एक शब्द लिख दो, एक लाइन लिख दो, एक पेज लिख दो, मिलना एक ही नंबर होता है, तो हम वहाँ फटाफट इस तरीके को पकड़ के निपटा सकते। हो गया ना? आगे बढ़े। अब देखो फिर इसके आगे कौन सी बात है। देखो भाई अब सुनो, अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट समझो धीरे धीरे। यहाँ से एक नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े भी आते हैं। पेज नंबर 139 139, यहाँ एक दिया है परिभाषा नंबर 4 दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस बात का। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। मतलब जैसे क्वेश्चन ने हमको एक मैट्रिक्स दिया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहेगा कोई मैट्रिक्स A है और प्रूफ करो कि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। तो हमें कुछ सिंगुलर का मतलब हो जाए हिंदी में अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से समझो, ऐसा आव्यूह आ माने नहीं और व्युत्क्रम माने इनवर्स, यानी जिसका इनवर्स नहीं निकल सकता है उस आव्यूह को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब इनवर्स किसका नहीं निकल सकता है? जिसका अस्तित्व ना हो।
और अस्तित्व इन्वर्स के अस्तित्व को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया तो क्या ये ऑब्व्यू तुम्हारा इसका इन्वर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। और एक नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, कैसा पूछा गया, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया और कहा प्रूव करो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब पता ही नहीं था सिंगुलर में करना क्या है, तो क्या करना है हमें सिंगुलर मैट्रिक्स में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखा देनी। अगर 0 आ गई तो मतलब सिंगुलर, और इसका जस्ट अपोजिट अगर क्वेश्चन कहे कि ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर अगर, यानी नॉन सिंगुलर का मतलब हो जाएगा हमारा क्या, व्युत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा हमारे पास में इसका मतलब, व्युत्क्रमणीय। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो भाई क्या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट छोटे छोटे हैं, इनको याद रखना। समझ पाई इतनी बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके जस्ट नीचे आ जाओ, इसी पेज के जस्ट नीचे। अच्छा एक बार प्रमेय नंबर 2 भी देखते हुए चल रहे हैं। प्रमेय नंबर 2 में लिखा है यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी और बी ए उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय। ये तो हम बहुत पहले ही देख चुके थे, याद करो जब मैंने एक्सरसाइज 3.4 से पहले एक थ्योरम नहीं पढ़ाई थी कि ए बी का जो इनवर्स है वो वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। मतलब अगर ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो इनका जब प्रोडक्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी व्युत्क्रमणीय आएगा और सेम कोटि का आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ए और बी की कोटि सेम है। भाई 3/3 और 3/3 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3/3 का ही मैट्रिक्स तो आएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे नीचे इसी पेज पर सबसे नीचे क्या लिखा है, व्यापक रूप से यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। इससे रिलेटेड पेपर में सवाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि फॉर्मूला होता है, यानी n ए की, अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए और इसकी कोटि हमको कितनी दी हुई है n, तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले को याद रखना, हो सकता है कभी भविष्य में एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या क्या कितनी बातें हमने पढ़नी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पकड़ में बात आ गई होगी। एडजॉइंट के बाद में हमने ये भी पकड़ में आई कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये भी हमने समझा। दूसरी बात हमने क्या सीखा कि सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, और ये एक छोटा सा पॉइंट हमने सीख लिया। ठीक है, इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखो प्रमेय नंबर 4 पेज नंबर 140, इस पर क्या दिया है, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मतलब क्वेश्चन क्या ये बात थ्योरम के जरिए ये समझाना चाह रहा है कि ए का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब ए कैसा होना चाहिए, ए का कह रहा है ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी है जब ए व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर देखो एक बात ये समझो, जिन थ्योरम्स में ये शब्द लिख जाए यदि और केवल यदि, इंग्लिश वाली किताबों में लिखा होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर ये 2 वर्ड हमको देखने को मिले तो इस बात का मतलब ये है कि थ्योरम 22 वर्षा चल रही है। 22 वर्षा कहने का मतलब है आगे से भी बात सही है और पीछे से भी सही है। मतलब अगर क्वेश्चन ये कह दे कि ए व्युत्क्रमणीय है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि व्युत्क्रमणीय है तो मतलब इसका इन्वर्स निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकल रहा है तो हम कह देंगे इन्वर्स निकल रहा है तो व्युत्क्रमणीय है। मतलब आगे से भी स्टेटमेंट ट्रू होता है और पीछे से भी ट्रू होता है, उसके लिए लगता है यदि और केवल यदि। बात पकड़ में आई। जैसे कि अगर मैं देखो उदाहरण के जरिए समझाना चाहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अगर ये सही है तो ये भी होगा। अगर कहीं हमको ये वाली बात दी है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। मतलब इक्वल है तो चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, दोनों तरफ से बात ठीक है। वैसा ही कहना चाह रहा है कि अगर किसी यानी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो इन्वर्स निकल जाएगा। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर इन्वर्स निकल रहा है तो 100% बात ये होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा ही नहीं आएगा, 0 के नॉट इक्वल आएगा। बात पकड़ में आई, ठीक है। यहाँ से देखो अब आगे बढ़ते हैं तो इन्वर्स का भाई फॉर्मूला क्या होता है, इसके नीचे देखो इस थ्योरम को प्रूफ वगैरह करा के इसने दिया है, लेकिन हम फाइनल कंक्लूजन की ओर देखते हैं कि ए इन्वर्स की वैल्यू होती है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। और ये फॉर्मूला पकड़ के रखना, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चनों में तो होगा ही होगा जिसमें इन्वर्स निकालेंगे। और एक्सरसाइज 4.6 में जब हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे तो वहाँ 6 नंबर के क्वेश्चन में इसका यूज होगा और एक क्वेश्चन वहाँ से पक्का आता है।
क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बात पकड़ में आई होगी। क्या इतना कुछ समझ में आया? यही समझने वाली बातें थी एक्सरसाइज से पहले, और इसके बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चनों पे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना भाई? ठीक है नहीं? ठीक है, देख लो एक बार इसको फटाफट। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, वो भी हमने पढ़ रखी है लेकिन याद के तौर पे मैं दिला दूं कि इनवर्स और आइडेंटिटी किसे कहते हैं। इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई करे और बदले में आइडेंटिटी दे दे। मल्टीप्लाई करे या एडिशन हो, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करे और बदले में आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ में ऑपरेशन करे और बदले में वही नंबर दे दे। मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, इस इतनी से पॉइंट का एक्सरसाइज में यूज होगा, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो, अगर कहीं हमको दिया है ए क्यूब, तो अगर ए क्यूब बराबर मान के चलो आई दिया है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इधर भी। तो जब इधर ए क्यूब मल्टीप्लाइड ए इनवर्स और इधर आई और मल्टीप्लाइड ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और ए इंटू ए इनवर्स लिख सकता हूँ। और ये आई क्या है, आइडेंटिटी। किसी नंबर के साथ ऑपरेट करेगा तो बदले में वही नंबर देगा नहीं। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या है, ऐसा नंबर जो उसके साथ में ऑपरेट करेगा तो बदले में क्या देगा, आइडेंटिटी। और यहाँ आव्यूह के केस में आइडेंटिटी होती है आई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। अब फिर क्या आ गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जो किसी के साथ ऑपरेट होगा तो बदले में वही नंबर देगा। यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमको बड़ी बड़ी इक्वेशन दी होंगी मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा लिया करेंगे, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब सीधे सीधे ए स्क्वायर में बदल जाता है। हम इतना कुछ करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है कि उसकी कीमत है। हम क्या करेंगे कि ए क्यूब की जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है। आई बात पकड़ में नहीं? हाँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार मैं और इसको बता दूंगा, रीजन लिख दोगे तो और अच्छी बात है, समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन बाई चांस अगर नहीं टाइम बच पा रहा है तो सीधे सीधे ए क्यूब में अगर इनवर्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो ए स्क्वायर ही आ जाना है। बात क्लियर है? एक बार जितना कुछ बताया 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करो, फिर हम आगे की बात देखते हैं। ठीक है भाई, अब एक्सरसाइज 4.5 के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। देखो, आपस में बात नहीं करेंगे, सुन लो। एग्जाम्पल नंबर 24 बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। जो इन एग्जाम्पलों में या इन क्वेश्चनों में समझ लो बोनस के अंक होते हैं। हमें अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है, सब काम क्वेश्चन करवा के दे रहा है। अब जैसे इसने ए दिया है और कह रहा है प्रूफ करो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई और ए इनवर्स ज्ञात करो। तो ए मिला हुआ ही है, क्या हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं? अभी जब मैं निकालना एक आध क्वेश्चन का सिखा दूंगा तो बात ज़्यादा पकड़ में आ जाएगी, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेंगे। ए और एडजॉइंट ए की हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल। जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देनी है, आई के साथ। और दोनों को आपस में इक्वल आना ही आना है। इन केस हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है और बराबर नहीं आ रहा है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि बराबर वो नहीं है, वो बराबर है। ठीक है नहीं? ठीक है, आगे हम बात करते हैं ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये हमने फॉर्मूला देख रखा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेंगे, बात पकड़ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 24, 25 और 26 ये सब उसी तरह से हैं जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे बात करेंगे तो एग्जाम्पल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है नहीं? ठीक है, बढ़ते हैं भाई। एक्सरसाइज 4.5 को लेकर के अब हम थोड़ा देख ले रहे हैं, 2-1 क्वेश्चन जो होते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज रहेगी फिनिश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.5 है और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 1 और 2 में आव्यूह का सेकंडज ज्ञात करो, एडजॉइंट निकालना है। तो नहीं निकाल पाएंगे क्या हम? एक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं दूसरा वाला, और सेकंडज निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ। देखना ध्यान से, देखो 1 मिनट ध्यान से देखना। और यहाँ से एक नया तरीका मैं सिखाऊंगा सेकंडज निकालने का, डायरेक्ट तरीका। ए हमको मिला हुआ है, ए क्या मिला हुआ है, हाँ ए की वैल्यू बताना। तो 1, अरे दूसरा वाला बताओ, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 2 3 -2 0
0 1, ये तो हमें ए मिला हुआ है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो कितना आसान एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर। सहखंडस तभी निकलेगा जब सहखंड निकलेंगे। तो सहखंड कैसे निकालेंगे, देखो पहला सहखंड क्या होगा, a11, a11 माने ये, इसे पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 एकम 3 और 0 3 आ जाएगा। फिर पकड़ो a12 पकड़ोगे, ये वाला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 5 दूनी 10 और 2 12 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 12, क्योंकि 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, विषम संख्या में माइनस लग जाता है। a13 निकालेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई खत्म और यहाँ हो जाएगा प्लस का 6। a21 जब मैं निकालूंगा तो ये वाला एलिमेंट ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 1 और हो जाएगा प्लस 1। उसके बाद में a22 माने ये वाला एलिमेंट निकालूंगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 यानी प्लस का 5 और प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि 2 और 2 होता है क्या, 2 और 2 मिलकर के इवन नंबर बना देते हैं। 2 3 ये वाला एलिमेंट पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 2। ठीक है, होना ये था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस, रूल का हिसाब किताब वाला जो है वो भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, टोटल सॉल्व करके तो प्लस आया, बट एक इनका प्लस हो जाएगा और ओवरऑल आएगा माइनस, और 2 3 माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, a31 जब हम निकालेंगे ये वाला एलिमेंट, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 5 और माइनस का 6 यानी माइनस का 11। उसके बाद में a32 जब हम पकड़ेंगे ये वाला तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 4, 5 में से 4 चले गए, 1 बचा और वो हो जाएगा माइनस का। उसके बाद में a33 वाला जब हम पकड़ेंगे ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 एकम 3 और प्लस का 2 और 3 और 2 कितना होता है 5। अब देखना यहीं से बस थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ। पहला तरीका जो हमने सीखा को एडजॉइंट निकालने का, वो हमने ये सीखा कि अगर मैं जो मुझे एक कोफैक्टर जो मिले हैं उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना दूं, मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा 3 -12 6 और 1 5 और 2 और -11 -1 और माइनस प्लस का 5, यही तो है। पहले हमने जो अवयव दिए थे उनके कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर का हमने मैट्रिक्स बना दिया। अब इस मैट्रिक्स का मैं निकालूंगा बी डैश, और जो बी डैश जब निकल करके आएगा तो ये हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। और ये जो निकल करके चीज आई है इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या यहाँ तक बात पकड़ में आ गई? एडजॉइंट निकालने का तरीका सीखें। दूसरा तरीका देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने कोफैक्टर तो निकाल दिए, सुनो भाई इधर बात नहीं करो, हमने कोफैक्टर निकाल दिए और कोफैक्टर निकालने के बाद मैं मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूं दूसरा, मैं सीधे सीधे ही क्या कर रहा हूं, जो कोफैक्टर लेटी हुई लाइनें यानी जो रो के फॉर्म में जो लाइनें बन रही थी मैं सीधे सीधे उनको कॉलम के रूप में खड़ा कर दे रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए जब मुझे ये इतना काम अगर नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा? जो लेटी हुई लाइनें उनको खड़ा कर दो। तो लेटी हुई लाइनें कौन सी हैं? 3 -12 6 और 1 और फिर हमारे पास कितना है 5 और फिर हमारे पास कितना है 2, फिर है -11 -1 और 5 यानी -11 -1 और 5। तो ये जो हमारे पास निकल करके आया ये डायरेक्ट एडजॉइंट निकल गया। कोफैक्टर निकाल के सीधे एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? जो रो हैं उनको कॉलम के रूप में लिखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इस तरीके से अपना फिर टाइम अपना खराब करो, काम तो वही हमने किया। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, पेपर में हम इससे करेंगे ना कि इससे। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई एडजॉइंट के पीछे का रीजन क्या है, कैसे निकलता है, वो हो गया। बात समझ में आई नहीं? तो एडजॉइंट हम ऐसे निकाल देंगे, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करेंगे, पेपर में ऐसे करेंगे। क्या एडजॉइंट निकल गया? कोई दिक्कत किसी को? अब एक मिनट सुन लो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में इनवर्स होता, एडजॉइंट निकल गया। अब अगर यही क्वेश्चन होता और हमसे कहता है इनवर्स निकालो, तो इनवर्स कैसे निकालते भाई? सुनो ध्यान से। इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। क्या एडजॉइंट निकल चुका है? इनवर्स और निकाल देना होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट और निकाल देना। डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकालेंगे, यही निकाल दें फटाफट। डिटर्मिनेंट अगर मुझे इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले 1 पकड़ लो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3 +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है और एक माइनस रूल का होता है, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 एकम
2 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10 और यानी कि 12 हो जाना है। और ये हो जाएगा +2, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 6। तो कितना आया 12 और 3 15 और 12 12 24, 24 और 3 27, 27 आ गया। तो जब मैं इनवर्स निकाल रहा होऊंगा तो A इनवर्स इक्वल टू 1/27 और एडजॉइंट A की वैल्यू मुझे कितनी है 3 - 12 6, 1 5 और 2 और -11 -1 5 और ये हमारे क्वेश्चन का इनवर्स का आंसर हो जाएगा। मतलब इनवर्स निकालना एडजॉइंट से एक कदम आगे की बात है। डिटर्मिनेंट पहले निकाल रखा होगा और जो डिटर्मिनेंट है उसको एडजॉइंट वाले फॉर्मूले में फिट करो, इनवर्स निकल जाएगा। और एडजॉइंट कैसे निकालना ये तरीका होगा। इन छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का और उसमें ये सब कुछ यूज होना है। एक भी स्टेप नहीं आया तो वो 6 नंबर हाथ से चले जाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? एडजॉइंट कैसे निकालेंगे क्लियर हो गया, इनवर्स कैसे निकालेंगे बात क्लियर है, और डिटरमिनेंट निकालना हम पहले से जानते ही हैं। तो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कर लोगे घर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक बार फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सत्यापित कीजिए, प्रूफ करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। नहीं कर पाएंगे क्या? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यार क्या देख रहे हो? 3 और 4 नहीं कर पाओगे? पहले एडजॉइंट निकाल लो, A से मल्टीप्लाई, फिर एडजॉइंट जो जो कह रहा है वही करते रहो, आंसर खुद आ जाएगा यार। एडजॉइंट निकालने के लिए सहखंडज को ही तो एडजॉइंट बोलते हैं, ये है सहखंड। और मैंने कहा ना हिंदी के शब्द बोलोगे तो कंफ्यूज रहोगे थोड़ा। कोफैक्टर बोलो इन्हें, ये हमने कोफैक्टर निकालने हैं और ये हमने एडजॉइंट निकाला है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, बिना कोफैक्टर का एडजॉइंट कैसे निकल सकता है? क्लियर हुई इतनी बात? क्या तीसरा चौथा क्वेश्चन हम कर लेंगे? आगे बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक, जिन आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है उनको ज्ञात करो। यानी इनवर्स फाइंड आउट करना है। और इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? उन्हीं आव्यूह का इनवर्स निकल सकता है जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो क्या इनवर्स निकलेगा? इनवर्स नहीं निकलेगा। तो हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा इस वाले फॉर्मूले के तहत उनको हमें क्या कर देना है? उनका इनवर्स फाइंड आउट कर देना है। बात क्लियर है नहीं? तो इनवर्स निकालना सीख गए। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक के सवाल एक बार घर से करके लाओगे। जो बचेंगे या जो नहीं होगा वो कल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी हम अगली क्लास में देख लेंगे और हमारी एक्सरसाइज निपट जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।